हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मेरा नाम है आशुतोष कन्नौजे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक्सलेट एकेडमी के A2 ऐप पर। ठीक है बच्चों, तो आप सभी को पता होगा कि हम कक्षा 12वीं का आज रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर का अध्ययन करेंगे और पहला चैप्टर का नाम है क्या आपका ठोस अवस्था या सॉलिड स्टेट। ठीक है ना। ठोस अवस्था या सॉलिड स्टेट के बारे में जानकारी लेने से पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि ये चैप्टर इतना ज्यादा एमपी क्यों है। ध्यान से सुनो, जब आप लोग 11वीं कक्षा में थे तो 11वीं कक्षा में आपका एक चैप्टर था द्रव्य की अवस्थाएं। आप जानते हैं द्रव्य किसे कहते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं जिसका एक निश्चित आयतन हो, जिसका एक आकृति हो, जिससे हम अपने जो ज्ञानेंद्रियों हैं, ठीक है ना, 5-6 ज्ञानेंद्रिय हैं, ठीक है, तो उन ज्ञानेंद्रियों से हम उसका क्या कर सके, अनुभव कर सके। और इस आधार पर हम लोगों ने द्रव्य को 3 भागों में बांटा था। एक होता है ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है गैस। गैस के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है कक्षा 11वीं में। आज हम लोग पढ़ेंगे ठोस अवस्था के बारे में। ठोस अवस्था जो चैप्टर है हमारे CGBSC बोर्ड में 4 नंबर का क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, सीधा डायरेक्ट एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये फिर ऐसा होता है कि 2+2+ ऐसे करके आ जाता है, कई बार 1+3 करके आता है। ठीक है ना, छोटा छोटा क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट है और कुछ गिने चुने फॉर्मूले हैं। उस गिने चुने फॉर्मूले में आप जैसे ही मान रखोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास तो पहला क्लास है आपका बेसिक रहेगा। ठीक है, कि ठोस किसे कहते हैं, ठोस के गुण क्या क्या है, ठीक है, ठोस कितने प्रकार के हैं होते हैं, और वो जो ठोस के प्रकार हैं, समझ रहे हो, तो वो जो आपके ठोस के प्रकार हैं, वो जो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस, तो वो जो क्रिस्टलीय ठोस होता है ना उसका फिर से कितना प्रकार है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आगे तो बहुत लंबा कहानी है इस चैप्टर का, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ठोस अवस्था, ठोस किसे कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ठोस किसे कहते हैं। ठोस का परिभाषा देते हैं तो ये बोला जाता है कि ठोस पदार्थ, ध्यान से सुनना, ठोस पदार्थ द्रव्य की वह अवस्था है जिसमें क्या पाया जाता है, दृढ़ता पाया जाता है और कठोरता पाया जाता है। ध्यान से समझना मैं क्या बोला हूं, ठोस पदार्थ की वह अवस्था है, पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें दृढ़ता, दृढ़ता मतलब समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है, एकदम अच्छा से कस के, ठीक है ना, दृढ़ता वो क्या हो, कठोरता, दृढ़ता व कठोरता पाई जाती है। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान से रखना, ठोस जो रहता है उसका निश्चित आकार होता है, निश्चित द्रव्यमान होता है और निश्चित आयतन होता है। तो एक चीज और लिख लेते हैं, ठोस पदार्थ की वह अवस्था जिसमें दृढ़ता व कठोरता पाई जाती है। ठोस की आकृति व आयतन, आकृति व आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। मेरे ख्याल से ये एकदम सिंपल सा परिभाषा है, इसको समझने में कोई दिक्कत जाएगा नहीं। ठीक है, तो एक बार सुन लो भाई, ठोस किसे कहते हैं। ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें क्या हो, दृढ़ता हो, क्या हो, दृढ़ता हो और क्या हो, कठोरता। ठीक है ना, और ठोस का क्या होता है, निश्चित आकृति होता है, निश्चित आयतन होता है। क्लियर है ना, पदार्थ की इसी अवस्था को हम लोग बोलते हैं क्या, ठोस। ठीक है, अब ठोस के बारे में परिभाषा तो जान डाले, ठोस के क्या क्या गुण होते हैं, वही 6वीं-7वीं वाला गुण पढ़ना है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं भाई, ठोस के क्या क्या अभिलक्षण है या ठोस के क्या क्या गुण हैं। चलो लिखते हैं, ठोस के अभिलक्षण। ठीक है, ठोस के क्या क्या अभिलक्षण है, चलो बताओ क्या क्या अभिलक्षण हो सकता है। देखो सबसे पहला अभिलक्षण तो आप लोग ये लिख सकते हो कि जो ठोस है वो ठोस क्यों है। कोई भी पदार्थ जो रहता है अवयवी कणों से मिलकर बना रहता है। अब अवयवी कण क्या क्या हो सकते हैं, अवयवी कण किसे कहते हैं, जिन तत्वों से या जिन अणु परमाणु या आयन से, ये एग्जैक्ट वर्ड रहेगा, जिन अणु परमाणु या आयन से आपके द्रव्य का, ठीक है, द्रव्य क्या होता है भाई, ये तो ठोस होगा, ये तो द्रव होगा, ये तो गैस। तो जिन अणु परमाणु या आयन से किसका निर्माण होता है, आपके द्रव्य का, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ठोस का। अब यहां पास बोलेंगे ना किसका निर्माण होता है, ठोस का। तो हम लोगों को पता है जब हम लोग पढ़ते थे ठोस, द्रव और गैस में अंतर करते थे तो हमेशा ये लिखते थे कि जो ठोस रहते हैं ना उसके कण पास पास पाए जाते हैं, द्रव के कण ठोस की अपेक्षा थोड़े से दूर रहते हैं और गैस के कण तो और ज्यादा दूर रहते हैं। इतना समझ आ गया होगा, मतलब ठोस के जो कण रहेंगे वो क्या रहते हैं, बहुत ही ज्यादा पास पास रहते हैं। ठीक है ना, और पास पास रहते क्यों होंगे, क्योंकि उनके मध्य पाया जाता होगा प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल। अणुओं के मध्य जो लगने वाला आकर्षण बल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर आणविक आकर्षण बल। तो लिख लेते हैं भाई, ठोस के अभिलक्षण में
तो पहला अभिलक्षण लिखना, ठोसों के मध्य प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल। आप सभी को भी मेरे साथ लिखना है भाई, ठीक है। वेट नहीं करना कि चुपचाप पहले वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे, नोट सब तो मिल जाएगा, ये वाला कहानी नहीं करना है। यदि मैं यहाँ पास लिख रहा हूँ तो आपको भी लिखना है। मेरे को क्या है, मैं तो यहाँ पास स्लाइड ला सकता था, ठीक है, लेकिन मेहनत करने का रीजन ये है ताकि आप लोगों को भी मेहनत करने का आदत बने, ठीक है। तो ठोस के सबसे पहला अभिलक्षण है क्या है कि ठोसों के मध्य क्या पाया जाता है, प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल। उनके मध्य इतना ज्यादा प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल पाया जाता है, ठीक है, कि उसी के कारण वो आपस में क्या रहते हैं, एकदम पास पास रहते हैं। क्लियर है। तो इसी में एक और चीज लिख सकते हैं कि जो अवयवी कण है, कौन है जी, अवयवी कण। अब अवयवी कण क्या क्या हो सकते हैं, चलो बताओ। अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, या तो फिर क्या हो सकता है, आयन हो सकता है, ठीक है ना। आप लोग पढ़ोगे भी आणविक ठोस, ठीक है, आणविक ठोस, ठीक है। तो अवयवी कण जो रहेंगे, अणु, परमाणु या आयन, प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल पाया जा रहा है। इस कारण क्या होंगे, अवयवी कण अत्यंत निकट स्थित होते हैं, अत्यंत निकट स्थित होते हैं। ये 2 पॉइंट हो गया, क्या समझ आया कि नहीं, ठीक है। ठोस इसके कारण है क्योंकि उसके मध्य में क्या पाया जाता है, प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल, ठीक है। और दूसरा, प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल पाए जाने के कारण जो उसके अवयवी कण है, ठीक है ना, जिससे मिलकर वो ठोस बना है, वो क्या होंगे, अत्यंत ही निकट स्थित होंगे। तीसरा पॉइंट देखते हैं, जो सब लोग जानते हो, ठोस जो पदार्थ रहता है, ठोस पदार्थ जो रहता है वो क्या होता है, कठोर होता है। क्या होता है, कठोर होता है, दृढ़ होता है, वह आघात वर्धनीय होता है। आघात वर्धनीय मतलब सब जानते हो कि नहीं, आघात वर्धनीय मतलब जैसे कि ये तुम्हारा ठोस पदार्थ, उसको जैसे ही ऐसे में मारा, हथौड़े वगैरह से मारा, तो उसके ऊपर जैसे ही आघात पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, फैलता है, वर्धनीय होता है, वर्धन होता है उसके बीच में, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, आघात वर्धनीय। तो क्या बोल रहा हूं मैं, ठोस पदार्थ कठोर व दृढ़ व क्या होता है, आघात वर्धनीय होता है, आघात वर्धनीय होता है, ठीक है। चौथा पॉइंट देखो तो, ठीक है। अच्छा ये बताओ, क्या ठोस में फ्लूइडिटी का, तरलता का गुण पाया जाता है क्या, नहीं। अरे बहने का गुण कहां पाया जाता है जी, ठीक है। तो एक चीज और लिख सकते हो कि ठोस में तरलता का गुण नहीं पाया जाता, तरलता का गुण नहीं पाया जाता, तथा ये असंपीड्य होते हैं। क्या होते हैं जी, असंपीड्य, यानी कि इसको और संपीडित किया नहीं जा सकता, असंपीड्य होते हैं, ठीक है। तो ठोस में तरलता का गुण पाया नहीं जाता, ये क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। अच्छा एक चीज और देखो, ठोस का तुम लोगों को एक चीज और बोला हूं, ठोस का इसका आकार लिख लेते हैं, इसका आकार, आकृति, साइज और शेप जी अलग अलग चीज है ना। इसका आकार, आकृति और आयतन, क्या क्या चीज बोल रहा हूं मैं, आकार हो गया, आकृति हो गया और आयतन क्या रहता है, निश्चित रहता है, निश्चित रहता है। अच्छा ये बताओ, गलनांक क्वथनांक, ठीक है, जानते हो ना, जिस ताप पर गलते हैं और जिस ताप पर उबलते हैं, ऐसा करके बोल देते हैं, लेकिन वास्तविक परिभाषा नहीं है, बाद में बताया जाएगा क्या होता है गलनांक और क्वथनांक, ठीक है। तो याद रखना, द्रव और गैस की अपेक्षा चूंकि प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल द्वारा अवयवी कण जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो इसका जो गलनांक क्वथनांक रहेगा क्या होगा, उच्च होता है, ठीक है, क्योंकि अंतर आणविक आकर्षण बल क्या है जी, ज्यादा है, ठीक है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है। किसका उच्च होता है, ठोस का। यहां तक समझ आया कि नहीं, साथ ही साथ गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। अच्छा इसमें एक चीज और लिख सकते हो, इसका आकार, आकृति, आयतन और ज्यामिति निश्चित रहता है, ज्यामिति भी लिख सकते हो, ठीक है, ज्यामिति भी लिख लेना, ज्यामिति भी क्या होता है, निश्चित होता है। अच्छा सबसे मेन पॉइंट, एक लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं, प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल पाया जा रहा है, उसके साथ साथ उष्मीय ऊर्जा का मान, किसका मान बोल रहा हूं मैं, उष्मीय ऊर्जा का मान, ठोसों में उष्मीय ऊर्जा का मान क्या होता है, निम्न होता है। यदि उष्मीय ऊर्जा का मान ज्यादा रहेगा तो उसके जो अवयवी कण हैं दूर दूर भगने का कोशिश करेंगे, तो क्या वह स्थिर रह पाएगा, क्या नहीं। तो अंतर आणविक आकर्षण बल का मान अधिक और उष्मीय ऊर्जा का मान क्या होता है, कम, उष्मीय ऊर्जा का मान कम होता है,
ठीक है, तो सबसे ज्यादा मेन पॉइंट यहाँ पास तो ये वाला पॉइंट याद रखना कि प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल, यानी आकर्षण बल का मान क्या होता है सर्वाधिक, लेकिन उसमें ऊर्जा का मान क्या होता है सबसे कम। ठीक है, यहां तक समझ आया कि नहीं? तो एक बार देख लो भाई, फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले बताया ठोस किसे कहते हैं। ठोस पदार्थ की वह अवस्था होता है जिसमें क्या पाया जाता है, दृढ़ता होता है और कठोरता होता है, और उसका आकृति और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। उसके बाद अच्छा ठोस का परिभाषा ये है करके बोल डाला। मान लो ऐसा पूछ दे ठोस के क्या क्या गुण हैं, ठीक है ना, तो ठोस का पहला गुण देखें, ठोसों के मध्य क्या पाया जाता है, प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये बोला कि प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल उसके अवयवी कणों के मध्य पाया जाएगा। किसके मध्य पाया जाएगा, उसके अवयवी कणों के मध्य, और अवयवी कणों के मध्य प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल है, इसका मतलब ये है कि वो अत्यंत क्या है, पास पास है। ठीक है, ठोस पदार्थ क्या होते हैं, कठोर होते हैं, दृढ़ होते हैं, और क्या होते हैं, आघातवर्धनीय होते हैं। ठोसों में क्या का गुण नहीं पाया जाता, तरलता का गुण, मतलब वो बहते हैं क्या, नहीं। अच्छा, तथा ये क्या होता है, असंपीड्य, उसको संपीडित किया नहीं जा सकता। उसके बाद आकार, आकृति और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, ज्यामिति भी निश्चित होता है। गलनांक और कथनांक द्रव और गैस की अपेक्षा क्या होते हैं, अधिक होते हैं। ठोसों में उसमें ऊर्जा का मान क्या होता है, आपका कम होता है। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं आप, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग करेंगे क्या, ठोसों का वर्गीकरण। क्या करेंगे, वर्गीकरण। ठीक है, ठोसों का वर्गीकरण क्या होता है, देखो ठोस रहते हैं ना, उसको उसके जमने के आधार पर, यानी कि उसका किस तरीके से अरेंजमेंट है, या आणविक कणों का जो तुम्हारा क्या होना चाहिए, अभिविन्यास किस तरीके से है, वो जमे किस तरीके से, उसके आधार पर हम लोग कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 2 भागों में। ठीक है ना, मतलब ध्यान से देखो, हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं। चलो ठोस के प्रकार आप लोग भी लिखो भाई, ठोस के प्रकार, गुरुजी लिख रहे हैं तो आप लोगों को भी लिखना ही चाहिए। ठीक है, लाले नहीं करना चाहिए। ठोस के प्रकार देखो, ठीक है, आणविक कणों की व्यवस्था के आधार पर, ठीक है, जो अवयवी कण थे ना, ठीक है, आणविक कण बोल रहा हूं आपको, आणविक अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, और आयन भी हो सकता है। तो अवयवी कण का व्यवस्था के आधार पर हम लोग ठोस को क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। कितने भागों में वर्गीकृत करते हैं, 2 भागों में। एक होता है आपका क्रिस्टलीय ठोस और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ठोस के प्रकार में लिखेंगे क्या, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, व्यवस्था के आधार पर, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। 2 भागों में वर्गीकृत, राइटिंग समझ में आया तो शब्दों पर ध्यान देवे। ठीक है, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। 2 भाग में वर्गीकृत किया जाता है जी। कौन कौन सा 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं, सबसे पहला आपका रहता है क्या, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा होता है आपका क्या, अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है ना, या इसी को ही हम लोग बोलते हैं स्यूडो सॉलिड, स्यूडो सॉलिड। इसी का एक और नाम है एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस। ठीक है, निश्चित आकृति नहीं रहती, इस कारण एमॉर्फस बोलते हैं, एमॉर्फस सॉलिड। या इसी को एक और नाम देते हैं जी, अतिशीतित द्रव। क्या होता है अतिशीतित द्रव, आपको बताया जाएगा, अतिशीतित द्रव। अच्छा भैया इसके 3-4 नाम बता दिए, इसका नाम बताओ, क्रिस्टलीय ठोस का। क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग बोलते हैं बच्चा ट्रू सॉलिड, ट्रू सॉलिड भी बोलते हैं। वास्तविक में ये जो ठोस होता है यही वाला ठोस होता है। ठीक है, हमको अपने अध्याय में क्या पढ़ना है, मुख्यतः क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना, मेन फोकस किसके ऊपर करना है, क्रिस्टलीय ठोस। तो सबसे पहले तो हम लोग किसके प्रकार देख रहे हैं, ठोस के प्रकार। किसके आधार पर देख रहे हैं, अवयवी कण किस तरीके से जमे हुए हैं। अवयवी कणों के जमने के आधार पर, व्यवस्था के आधार पर कितने प्रकार का होगा बोल रहा हूं मैं, 2 प्रकार का, एक क्रिस्टलीय ठोस होगा और एक अक्रिस्टलीय ठोस होगा। ठीक है, आगे बढ़ूं जी, समझ आ गया। ठीक, चलो देखते हैं। अब देखो क्रिस्टलीय ठोस के बारे में मैं पहले अलग से बताऊं, अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में फिर से अलग से बताऊं, ऐसा संभव नहीं है भाई, टाइम ज्यादा खपेगा ना। दोनों को साथ लेकर चलते हैं, दोनों का कंपेयर करके चलते हैं। मान लो क्रिस्टलीय ठोस के गुण लिखे करके बोल दिया तो एक सेट का लिख देना, अक्रिस्टलीय ठोस बोला तो एक सेट, और दोनों में अंतर बोला तो देख लेना भी दोनों को। ठीक है, एक सेट को देखकर थोड़ी बनाओगे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस होता है और एक होता है क्या, अक्रिस्टलीय ठोस। तो देखो 2 भागों में वर्गीकृत कर देते हैं। ठीक है, एक साइड लिखते हैं आपका क्या, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, और एक साइड आपका लिख लेते हैं क्या,
अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, दोनों में अंतर करते हैं भाई। ठीक है, सबसे पहले तो कणों की व्यवस्था के आधार पर ही, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर वर्गीकृत किए हैं ना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, एक मिनट ना, चलो देखो। ठीक, अवयवी कण जो रहेंगे, ध्यान से समझना। क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण मतलब क्या बोला हूं, अणु, परमाणु या आयन। ठोस ठोस क्यों बनता है जी, क्योंकि उनके जो अणु रहते हैं क्या रहते हैं, आपस में पास पास निकट स्थित रहते हैं और प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल द्वारा निकट रहते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो जो अवयवी कण रहेगा ना, ठीक है ना, अवयवी कण जो रहता है वो क्या रहता है, नियमित क्रम में जमा रहता है। समझ रहे हो कि नहीं, अवयवी कण नियमित क्रम में जमे रहते हैं, नियमित क्रम में जमे रहते हैं, अर्थात इनमें दीर्घ पराशरीय व्यवस्था या दीर्घ पराशरीय व्यवस्था पाई जाती है, व्यवस्था पाई जाती है। कैसे, देखो जैसे कि ये एक अणु है, ये दूसरा अणु है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा, छठवां, सातवां, ये आठवां, 10, ये 11 और ये 12, ये 13, 14, 15 और ये 16। देखो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना, सभी में क्या है, बराबर है। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान देना, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पास का दूरी है, ठीक है, यहाँ से ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, इधर भी 5 सेंटीमीटर। समझ पा रहे हो कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, यानी देखो अवयवी कण जो रहते हैं वो नियमित क्रम में, जैसे कि यहाँ पास प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यदि माइनस है तो यहाँ प्लस, प्लस है तो इधर माइनस। समझ पा रहे हो कि नहीं, नियमित क्रम में जमे रहते हैं जी, अनियमित रूप से नहीं रहते, और अच्छे खासे दीर्घ पराशरीय व्यवस्था में। समझ पा रहे हो नहीं, कौन से व्यवस्था में जमे रहते हैं, दीर्घ पराशरीय व्यवस्था में जमे रहते हैं। लेकिन इसके अपोजिट हम लोग बात करते हैं किसका, अक्रिस्टलीय ठोस का। किसका बात करते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस का। तो इसमें जो अवयवी कण रहेंगे, इसमें जो अवयवी कण रहेंगे, ठीक है ना, अवयवी कण अनियमित रूप से, अनियमित रूप से जमे होते हैं, जमे हुए होते हैं, ठीक है। और दीर्घ पराशरीय व्यवस्था होगा क्या, नहीं, इसमें लघु पराशरीय व्यवस्था पाई जाती है, इसमें लघु पराशरीय, ठीक है ना, लघु पराशरीय व्यवस्था पाया जाता है, नैरो रेंज रहता है जी। यहां तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, चूंकि नियमित क्रम में जमे हैं, नियमित रूप से जमा हुआ है, तो इस कारण यानी कि यहाँ पास देख लो एक बार, ये इधर है, ये इधर है, यहाँ पास फिर ये पास आ गया, तो ये पता ये ऐसा है, ये ऐसा है। समझ पा रहे हो कि नहीं, नियमित रूप से जमे हैं क्या ये, नहीं, क्लियर है ना, कोई ऐसा है तो कोई ऐसा है, इस तरीके से जमा हुआ है। ये रहते हैं नियमित क्रम में और ये रहता है क्या, अनियमित क्रम में, ठीक है ना। मैं बोला हूं ना अमॉर्फस सॉलिड, जिसका कोई निश्चित आकार नहीं रहता, निश्चित आकार नहीं है ना, क्योंकि अनियमित रूप से ये आपस में जमा हुआ है, ठीक है ना। समझ आया कि नहीं यहां तक, चलो तो बताओ, ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। अब यहां पास देखो, ये तो हो गया आपका नियमित क्रम में जमा होता है बोल दिया, और ये होता है क्या आपका अनियमित रूप से जमा होता है। चूंकि नियमित रूप से जमा है तो इस कारण इसकी निश्चित ज्यामिति होगी, इसकी निश्चित ज्यामिति होती है, इसकी निश्चित ज्यामिति होती है। और इसमें लिखो, इसकी कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती, इसकी कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती, नहीं होती। समझ आ रहा है कि नहीं, अनियमित रूप से जमे हैं तो क्या इसका कोई निश्चित ज्यामिति बनेगा क्या, नहीं, लेकिन हाँ इसका निश्चित ज्यामिति बन सकता है। तुमको याद क्या रखना इसमें जानो, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन कई बार आता है, दीर्घ पराशरीय व्यवस्था किसमें पाया जाता है, क्रिस्टलीय में। लघु पराशरीय व्यवस्था किसमें पाया जाता है, अक्रिस्टलीय में। क्लियर है, चूंकि दीर्घ पराशरीय व्यवस्था है, नियमित क्रम में जमा हुआ है, इस कारण निश्चित ज्यामिति होगा, ठीक है, और इसका निश्चित ज्यामिति नहीं होगा। चलो छापो इतना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, चलो लिख लिए क्या, आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। चलो और भी देखते हैं। अब ये दो अंतर हो गया, तीसरा अंतर देखो तो, ठीक है। एक वर्ड आता है शीतलन वक्र,
ठीक है ना। शीतलन वक्र मतलब ठंडा करना, शीतल करना, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना, जो अक्रिस्टलीय ठोस है और अक्रिस्टलीय ठोस है उसमें शीतलन वक्र कैसे बनता है। वक्र मतलब क्या जी, ग्राफ, ठीक है। तो याद रखना क्रिस्टलीय ठोस का शीतलन वक्र असतत बनता है। शीतलन वक्र असतत रूप से, असतत रूप से प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये ऐसा वक्र ग्राफ ऐसे बनाते हैं ना, ठीक है। ये टेम्परेचर को इधर लिख देता हूं। मान लो ये तुम्हारा क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है, तो पहले स्थिर रहेगा, फिर फट से ठंडा हुआ, फिर स्थिर रहेगा, फिर ठंडा हुआ, फिर स्थिर रहेगा, फिर ठंडा हुआ। समझ रहे हो ना। शीतलन वक्र क्या होता है, असतत होता है। क्या होता है, असतत। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस जो रहता है, क्या है, तीसरा नंबर का अंतर है ना, ठीक है। शीतलन वक्र क्या होता है आपका, इसमें शीतलन वक्र क्या होता है, सतत होता है, सतत होता है, ठीक ना। शीतलन वक्र क्या होता है, सतत, जैसे कि लगातार डायरेक्ट कम होते जाएगा। क्लियर है। तो दोनों पॉइंट याद रखना, ठीक है। फिर आ गया उस वाले में दीर्घ पराशरी व्यवस्था पढ़े और लघु पराशरी व्यवस्था पढ़े थे। उसके बाद दूसरा चीज याद रखना, शीतलन वक्र क्रिस्टलीय ठोस का क्या होता है, असतत। और तुम्हारा जो अक्रिस्टलीय ठोस है उसका शीतलन वक्र कैसे होता है, सतत होता है। क्या होता है, सतत। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, ये जो तुम्हारा है नीचे ही लिख दूं क्या, चलो मेरे को थोड़ा ज्यादा जगह चाहिए, ठीक ना। तीसरा के बाद चौथा देखो, चौथा, ठीक, चौथा देखते हैं भाई, ठीक है। चौथा देखते हैं, चलो ध्यान देना। शीतलन वक्र वाला कहानी हो गया। इसमें बोलता है ये विषम दैशिक होते हैं, विषम दैशिक होते हैं। समझ नहीं आ रहा होगा विषम दैशिक क्या होता है, बताऊंगा। देखो ये विषम दैशिक होते हैं, अर्थात भौतिक गुण का मान, भौतिक गुण का मान भिन्न भिन्न दिशाओं में, दो बार लिख देता हूं, भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है जी, ठीक है। जैसे कि अपवर्तनांक का मान निकाल रहा हूं ना, तो जैसे कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 ये 16, ठीक है। ध्यान से देखो ये आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं, मस्त लगता है ऐसे डिब्बा बनाना, ठीक है। ये छूट गया, ये छूट गया, ध्यान दो, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये विषम दैशिक होते हैं, अर्थात भौतिक गुण का मान भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होता है। कुछ समझ नहीं आ रहा है, ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूँ। इस एंगल से जाएंगे तो यहाँ से अपवर्तनांक का मान कुछ अलग आएगा, इधर से जाओगे तो कुछ अलग आएगा, इधर से जाओगे तो कुछ अलग आएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। विषम दैशिक होते हैं जी, ठीक है ना। यानी कि जो भौतिक गुण रहता है उसका मान भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। एक एग्जांपल से समझो, ठीक है। एक थाली लिए, ठीक है। थाली में चलो भाई बताओ, बाएं साइड चावल रखते हो कि दाल रखते हो जी, चावल रखते हैं भैया, ठीक है। जिन लोग दाल रखते हो उनको तो मुबारक हो, उल्टा खाते हो तुम लोग, ठीक है। एक साइड चावल रखे, एक साइड दाल रखे। सब्जी कहाँ रखेंगे, कटोरी में रखेंगे। थाली में क्यों रखेंगे, खिचड़ी बनाओगे क्या, ठीक है। चलो देखो, एक साइड चावल रखे और एक साइड क्या रखे हैं, दाल रखे। एक चम्मच चलाए, चमचा चलाए, ठीक है। इस साइड से तुम चम्मच चलाओगे तो केवल चावल मिलेगा, इस साइड से मान लो चम्मच चलाओगे तो क्या मिलेगा, दाल मिलेगा। लेकिन हाँ इधर से चलाओ तो चावल भी मिलेगा और दाल भी मिलेगा। देखो अलग अलग दिशा में जा रहा था, अलग अलग मान आ रहा है जी, अलग अलग दिशा में। इस साइड से गए तो चावल आया, इस साइड से गए तो दाल आया, इस साइड से आया तो चावल और दाल दोनों आया। सेम टू सेम वही कहानी कह रहा हूँ, ठीक है। लिंक करके देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। विषम दैशिक होते हैं, अलग अलग भौतिक गुण का जो मान है अलग अलग दिशाओं में अलग अलग आता है। इस दिशा से अपवर्तनांक का मान देखो कुछ अलग आ सकता है, इधर से जाओगे कुछ अलग आएगा, इधर से जाओगे कुछ अलग आएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। लेकिन हाँ इसके बजाय तुम अक्रिस्टलीय ठोस को देखना, ठीक है ना। ये जो रहते हैं ये क्या होते हैं, ये समदैशिक होते हैं, ये समदैशिक होते हैं। अर्थात जो भौतिक गुण है, अर्थात भौतिक गुण का मान, भौतिक गुण का मान सभी दिशाओं में क्या आता है, समान आता है भाई, सभी दिशाओं में समान आता है, सभी दिशाओं में समान आता है। कैसे समान आता है, वही थाली लेना। अब यहाँ पास दाल और चावल को मिक्स कर लो या खिचड़ी ले लो, ठीक है ना। ये मिक्स कर दिए भाई, खा लेना दाल चावल अच्छे से,
ठीक है। छत्तीसगढ़ निवासी और छत्तीसगढ़ निवासी का तो प्रिय भोजन वही है दाल चावल, बिना दाल चावल खाए नींद नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान दो, इधर से चम्मच चलाओ, इधर से चम्मच चलाओ, इधर से चम्मच चलाओ, इधर से चम्मच चलाओ, इधर से चलाओ, जिधर से भी चलाओ, समझ रहे हो कि नहीं? मिलेगा क्या? दाल चावल ही। ये मिलेगा क्या? खिचड़ी ही। समझ आ रहा है कि नहीं जी? ठीक है, तो समझ ऐसे होता है, यानी जो भी भौतिक गुण का मान है किसी भी दिशा से आप लो तो वो क्या आता है? समान आता है। तो अच्छा, एक क्वेश्चन है, तो फिर चश्मा किससे बनाया जाता होगा? क्रिस्टलीय ठोस क्या क्रिस्टलीय ठोस? बताना मेरे को, कमेंट करना, मैसेज करना। ठीक है, फिर देखते हैं इसका आंसर। यहां तक समझ आया कि नहीं? चलो बताओ। सबसे पहले क्या बोला हूं मैं, कैसे बताया? नियमित क्रम में जमे रहते हैं बोला था। ठीक है, निश्चित ज्यामिति होता है बोला। उसके बाद क्या बोला था? दीर्घ पराश्रयी व्यवस्था, क्रिस्टलीय का बात कर रहा हूं ना, दीर्घ पराश्रयी व्यवस्था होता है बोला था। फिर क्या बोला था? शीतलन वक्र कैसा आता है? असतत आता है। और चौथा क्या बोल दिया? विषमदैशिक होता है, अर्थात भौतिक गुण का मान भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या होता है? भिन्न भिन्न। जस्ट उसको उल्टा बोलना है, किसमें? अक्रिस्टलीय ठोस में। ठीक है, अच्छा ध्यान दो। नेक्स्ट अब पॉइंट में बात करते हैं। 4 पॉइंट हो गया भाई। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल के लिए समझाया हूं ना ये सब। ठीक है, ऐसे ही समझा देना घर में। खाने पीने का बात किया तो भूख लग रहा है, ऐसा वाली बात मत करो भाई। ठीक है, 5वां। ठीक है, 5वां क्या पॉइंट हो सकता है क्रिस्टलीय ठोस में? ध्यान से देखो, मैं जब तुम लोगों को क्रिस्टलीय ठोस का संरचना बता रहा था, निश्चित ज्यामिति होता है बोल रहा था, यानी कि आपस में एकदम मस्त दूरी रहेगा, अच्छा खासा मेंटेन रहेगा। यहां से यहां तक का जो एनर्जी है मान लो, ठीक है ना, यहां से लेकर यहां तक की एनर्जी मान लो 5 जूल है, इसका भी 5 जूल है, इसका भी है। समझ पा रहे हो कि? तो इस एनर्जी को तोड़ने में मेरे को निश्चित मात्रा में टेम्परेचर का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि ये निश्चित ज्यामिति वाला है ना, नियमित गण की क्या है? व्यवस्था है। ठीक है, तो याद रखना इसका जो गलनांक रहेगा, किसका गलनांक जी? क्रिस्टलीय ठोस का। ठीक है ना, तो गलनांक का मान क्या होता है? निश्चित। गलनांक का मान क्या होता है? निश्चित होता है, क्योंकि नियमित अवयवी गणों के बीच में कौन सी व्यवस्था पाई जाती है? नियमित। तो हमको पता रहेगा कि किस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितना एनर्जी का जरूरत होगा। ठीक है, तो गलनांक का मान क्या होता है? निश्चित होता है। तो इसका क्या होगा? उल्टा। ठीक है, क्या लिख दोगे? गलनांक का मान निश्चित नहीं होता, गलनांक का मान निश्चित नहीं होता। अच्छा, मैं तुम लोगों को बोला था कि ठोसों में तरलता का गुण नहीं पाया जाता, फ्लूइडिटी, बहने का गुण नहीं पाया जाता। ठीक है ना, लेकिन एक चीज याद रखना। ठीक है, क्या चीज याद रखना? ध्यान से सुनो, जो तुम्हारे अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ना, उसमें बहने का यानी प्रवाहशीलता का गुण पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? एग्जांपल से बताऊंगा। चलो लिखो पहले तो। क्रिस्टलीय ठोस तो ट्रू सॉलिड है ना, तो पूरा सॉलिड के जैसे ही, यानी जो प्रॉपर सॉलिड का भी आगे ना सॉलिड का, या चलो गुण बताओ करके, तो तुम लोग क्रिस्टलीय ठोस का भी गुण को लिख सकते हो। ठीक है ना, सही दिया गया। ठीक है, चलो देखो क्या बोल रहा हूं मैं, इसमें प्रवाहशीलता का गुण, प्रवाहशीलता का गुण नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। और इसमें क्या लिखोगे? इसमें पाया जाता है, प्रवाहशीलता का गुण पाया जाता है। एग्जाम्पल देता हूं, प्रवाहशीलता का गुण, ठीक है, पाया जाता है। बस में ट्रैवलिंग किए होगी, पुराना खटारा बसों में, ठीक है, नए बसों में नहीं। ठीक है, पुराने बसों की बात करो। जैसे जैसे बस पुराना होता है, देखो बस का जो खिड़की रहता है खड़खड़ खड़खड़ बजता है। ऐसा क्यों बजता होगा? क्योंकि उसका जो सॉकेट है, उस सॉकेट में अच्छे से कांच कवर नहीं हो पा रहा होगा। असल में होता कैसे है, ध्यान से देखो। मान लो ये तुम्हारा, ये जो विंडो सीट पे बैठे हो, ठीक ना, बस का विंडो सीट है, ये उसका ऐसा खांचा रहता है जी, जिसमें क्या लगा रहता है? आपका कांच लगा रहता है। अब ये क्या होता है, जब बस नया रहता है ना, कांच एकदम मस्त नया लगा रहता है, एकदम मस्त, चारों ओर से कांच का जो मोटाई रहता है वो क्या रहता है? बराबर रहता है। जब इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश का किरण पड़ेगा, किसका किरण पड़ेगा? सूर्य प्रकाश का। क्योंकि इसको अतिशीतित द्रव बोला जाता है, को अक्रिस्टलीय ठोस को, मतलब उसको ना अचानक से हम लोग ठंडा करके क्या करते हैं, जहां पास, जैसे कि देखो ये रूम था, इस रूम में क्या हुआ सब लोग इधर उधर घूम रहे थे, ठीक है ना, इस रूम में क्या रहा था, सब लोग घूम रहे थे, अचानक से मैं और स्टैच्यू बोल दिया, सबके सब रुक गए। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन क्या है कि देखो जो अवयवी कण है ना, ठीक है, अवयवी कण क्या थे? अव्यवस्थित रूप से थे, और अचानक से उनको हम लोग क्या कर दिए? ठंडा कर दिए, और ठंडा करके इसको बनाया, इस कारण इसको बोलते हैं अतिशीतित द्रव। ठीक है, किसको? अक्रिस्टलीय ठोस को। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जो अक्रिस्टलीय ठोस है ना, ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस है, जैसे ही उसके ऊपर, ये लास्ट टॉपिक है भाई, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। देखो, तो जैसे ही ये जो तुम्हारा अक्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है, अतिशीतित द्रव बोलते हैं, तो इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश का किरण पड़ेगा,
ठीक है। तो धीरे धीरे सूर्य का प्रकाश किरण पड़ने के कारण ये जो ऊपर का मोटाई रहता है ना कांच का, वो धीरे धीरे क्या होते जाएगा, पतला होते जाएगा, क्योंकि वो, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था जी, जैसे इसके ऊपर सूर्य के प्रकाश का किरण पड़ेगा ये क्या होगा, पतला पतला होगा, तो प्रवाहशीलता का गुण पाया जा रहा है, तो ये नीचे चला जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाने के कारण जो नीचे का कांच का मोटाई रहेगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब देखो सॉकेट में, ठीक है ना, खिड़की है जो, ठीक है ना, वो सॉकेट में चूंकि ऊपर का भाग क्या हो गया पतला और नीचे का भाग क्या होगा मोटा, तो जैसे ही बस वगैरह चलता है, हवा वगैरह चलता है ना, तो क्या करता है, खड़खड़ खड़खड़ करके आवाज करते रहता है, ठीक है। तो इतना तो तुम लोगों को समझ आ गया होगा कि इसमें प्रभावशीलता का गुण नहीं पाया जाता, इसमें प्रभावशीलता का गुण पाया जाता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं भाई और देखते हैं और क्या पॉइंट छूट रहा है हमारा, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। वैसे 6 पॉइंट पेपर में देखो 4 नंबर का आता है, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 से 6 पॉइंट लिख सकते हो, 5 पॉइंट तो लिख सकते हो। अच्छा एक चीज और याद रखो, 7वां देखो तो, इन ठोसों को काटने पर, इन ठोसों को काटने पर चिकनी सतह प्राप्त होती है, चिकनी सतह प्राप्त होती है, ठीक है ना। जैसे इसको काटोगे ना, ये जो ठोस रहते हैं, ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस को, तो जैसे ही उसको काटोगे तो जैसे मक्खन को काटते हैं तो एकदम दोनों साइड एकदम चिकना सतह प्राप्त होता है ना, ठीक है ना, तो उस तरह का चिकना सतह प्राप्त होगा आपको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। इन ठोसों को काटने पर कैसा सतह प्राप्त होगा, चिकनी सतह, और नियमित क्रम में भी जमे हुए हैं ना भाई, नियमित क्रम में जमे हुए तो चिकनी सतह तो प्राप्त होगा ही होगा। अच्छा दूसरा चीज देखो तो इसमें, इसका देखते हैं भाई, ठीक है, 7वां देखो, इन ठोसों को काटने पर, इन ठोसों को काटने पर, ठीक है, खुरदुरी सतह प्राप्त होती है। कैसा सतह प्राप्त होगा, खुरदुरी, खुरदुरी सतह प्राप्त होती है, खुरदुरी सतह प्राप्त होती है, ठीक है कि नहीं। तो इतना अंतर मेरे हिसाब से काफी है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं, अब यहाँ तक क्लियर होगा कि नहीं, ठीक है। अच्छा एग्जांपल देख लो तो क्रिस्टलीय ठोस का क्या क्या हो सकता है भाई, हीरा है आपका, ग्रेफाइट है, हीरा हो गया आपका, ग्रेफाइट है, जितना भी धातु है, ठीक है, जितना भी क्या है आपका धातु है। अच्छा नमक है, आयरन है, कॉपर है, नमक जी, नमक भी तो होगा ना, आयरन, कॉपर, ये सभी किसके उदाहरण है, क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। ट्रू सॉलिड बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही, ठीक है ना। और इसका उदाहरण देखो तो, एग्जांपल देखो, कांच है आपका सबसे बड़ा, तो क्रिस्टलीय ठोस क्या है, कांच है, ठीक है। और क्या हो सकता है, प्लास्टिक है, कांच हो गया, और क्या हो गया आपका, प्लास्टिक हो गया, और क्या हो सकता है, रबर है, ठीक है। तो ये सभी किसके उदाहरण है, अक्रिस्टलीय ठोस के। तो मेरे ख्याल से इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आप बता सकते हो। कभी आगे क्रिस्टलीय ठोस कैसे कहते हैं, इसके विभिन्न गुण बताइए, तो इतने इस सेट के लिखना, ठीक है। कभी भी गुण आ गया कि अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में बताइए तो इतना गुण को लिखना, ठीक है। चलो एक बार शॉर्ट में रिवीजन करते हैं, क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, ठीक है। हमेशा ना कोई भी चीज पढ़ते हो ना तो एक बार रिवाइज किया करो, ठीक है, 2 मिनट रुक जाया करो, हाँ कैसे कैसे बताए थे, इतना मेरे को याद हुआ कि नहीं। क्लास के चलते चलते ही हमको याद करना है ना, एक चीज हमेशा याद रखना, ठीक है, तभी याद होगा, क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा बड़ा है कि हर दिन तुम लोग ऐसे धीरे धीरे करके ना पढ़ाई करना है जी, ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। सरकार सोच समझ कर इतना लंबा कोर्स बनाए हैं, ठीक है। इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ कि तुम्हारे पेपर होने से 2 महीने पहले हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलो ध्यान दो, मैं सबसे पहले क्या बोला था, क्रिस्टलीय ठोस जो रहता है उसके कणों के बीच में निश्चित व्यवस्था होता है, ठीक है। अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसा होता है क्या, नहीं, ठीक है। अच्छा क्रिस्टलीय जो ठोस रहता है दीर्घ पराशरीय व्यवस्था में रहता है, अक्रिस्टलीय ठोस लघु पराशरीय व्यवस्था में रहता है, यहाँ तक बोले थे। उसके बाद हम लोग बात किए थे जो क्रिस्टलीय ठोस होता है ना, ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस का जो शीतलन वक्र रहेगा वो क्या होता है, असतत, और इसका क्या रहता है, सतत रहता है। उसके बाद बात किए थे क्रिस्टलीय ठोस जो रहते हैं विषमदैशिक होते हैं, मतलब भौतिक गुण का मान जो रहता है भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या होता है, भिन्न भिन्न, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, समदैशिक होते हैं। इतना पढ़ लिए थे, ठीक है। विषमदैशिकता का गुण हो गया, समदैशिकता का गुण हो गया। अच्छा इसके बाद मैं बोला था कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसमें प्रवाहशीलता होता है, जबकि इसमें अक्रिस्टलीय ठोस में क्रिस्टलीय ठोस में प्रवाहशीलता का गुण नहीं होता, अक्रिस्टलीय ठोस में प्रवाहशीलता का गुण पाया जाता है। अच्छा इसके साथ बोला था चूंकि नियमित क्रम में जमे रहते हैं तो क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक क्या होगा, निश्चित होगा, अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित नहीं होता, ठीक है। मान लो क्रिस्टलीय ठोस को काटोगे चिकनी सतह प्राप्त होगा, अक्रिस्टलीय ठोस को काटोगे तो खुरदुरा सतह प्राप्त होगा। उदाहरण याद रखना, हीरा है, ग्रेफाइट है, नमक है,
आयरन है, कॉपर है, ठीक है ना, जितना भी धातु है इन सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, क्रिस्टलीय ठोस। अब हमको इस चैप्टर में मूव कैसे करना है, अब हम लोग इस अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में तो जानना है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आप किसके बारे में, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में, यानी ये जो क्रिस्टलीय ठोस होता है कैसा होता है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग जी, किसके बारे में पढ़ते हैं, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में, ठीक है। तो अब फिर से साइड हेडिंग डालना आप लोग, क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, ठीक है, लिख लिया हो ना इतना, आगे बढ़ जाऊं, चलो ठीक। साथ साथ याद करना है, चैप्टर में थ्योरी ज्यादा है, अभी ठोसों में 2 आएगा, वो भी थ्योरी, हाँ कुछ पार्ट में न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना, तो न्यूमेरिकल को भी कवर करते जाना है भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। देखो क्रिस्टलीय ठोस जो था अवयवी कणों से मिलकर बना था, और मैं बोला था कि कोई भी ठोस रहता है तो उनके मध्य क्या पाया जाता है, प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल, ठीक है ना। यानी जितना भी अवयवी कण है, चाहे वो अणु हो, चाहे परमाणु हो, चाहे आयन हो, उनके मध्य एक चीज क्या है, अंतर आणविक बल का मान क्या होता है, प्रबल होता है, तभी तो वो ठोस है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अवयवी कण जो रहेंगे उसके बीच में जो क्या पाया जाता है, बंध पाया जाता है, उसके आधार पर हम लोग फिर से किसका वर्गीकरण करते हैं, क्रिस्टलीय ठोस का, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अवयवी कणों के मध्य, अवयवी कणों के मध्य उपस्थित, अवयवी कणों के मध्य उपस्थित बंध के आधार पर, बंध के आधार पर, के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं जी, 4 प्रकार के। अवयवी कणों के मध्य उपस्थित बंध के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार हैं भाई, देख लो तो। देखो सबसे पहला आता है आपका क्या, आणविक ठोस, क्या आता है, आणविक ठोस। दूसरा आता है आपका आयनिक ठोस, क्या आएगा, आयनिक ठोस, ठीक है। अच्छा पहला हो गया आणविक ठोस, दूसरा हो गया क्या आपका आयनिक ठोस, तीसरा ठोस होता है आपका सहसंयोजी ठोस, सहसंयोजी ठोस ना, बंध के आधार पर है जी, और चौथा होता है आपका धात्विक ठोस, क्या होता है, धात्विक ठोस। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो अवयवी कणों के मध्य उपस्थित बंध के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के, पहला आणविक ठोस, दूसरा आयनिक ठोस, तीसरा सहसंयोजित ठोस और चौथा धात्विक ठोस। ये जो आणविक ठोस होता है इसको पुनः हम लोग, ठीक ना, 3 वर्ग में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस, और एक होता है हाइड्रोजन आबंध आधारित तुम्हारा आणविक ठोस, ठीक है। क्या क्या बोला हूं मैं, पहले लिख लेते हैं, चलो देखो, अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस, मेरे साथ साथ लिखा करो जी, ठीक है ना। अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा क्या होगा आपका, ध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरा होगा हाइड्रोजन आबंध, हाइड्रोजन बंध आबंधित आणविक ठोस, आणविक ठोस। समझ आ रहा है कि नहीं इतना, ठीक है। पहले तो वर्गीकरण याद करो, फिर इसके बारे में आप डिटेल पढ़ेंगे भाई। सबसे पहले क्या बात कर रहा हूं मैं, आणविक ठोस, दूसरा होता है आयनिक ठोस, तीसरा होता है सहसंयोजी ठोस, और चौथा होगा क्या, धात्विक ठोस। आणविक ठोस में क्या क्या बंध पाया जा सकता है, ठीक है। अध्रुवीय आणविक ठोस है, ध्यान से सुनना, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बंध आबंधित आणविक ठोस, डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद आयनिक ठोस है, ठीक है, विद्युत सहसंयोजी बंध पाया जाएगा जी, या आयनिक बंध पाया जाता है, सहसंयोजी ठोस है, सहसंयोजी बंध, और धात्विक ठोस में क्या पाया जाएगा, धात्विक बंध। बंध के आधार पर वर्गीकृत कर रहे हैं हम लोग किसको, क्रिस्टलीय ठोस को, ठीक है। तो ध्यान से देखना, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं किसका, आणविक ठोस का। इतना लिख लिए क्या, आगे बढ़े क्या, डिटेल करते हैं भाई। आणविक ठोस शुरू करते हैं भाई, ठीक है, शुरू करूं, चलो। सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, आणविक ठोस के बारे में, ठीक है। एक एक करके सबके बारे में पढ़ते जाना है भाई। आणविक ठोस क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो याद रखना, ये जो आणविक ठोस है उसमें जो अवयवी कण होता है वो क्या होता है, आपका अणु होता है,
क्या होगा, अणु होगा। और इसके मध्य विभिन्न प्रकार के आणविक बल, जैसे कि वान डेर वाल बल सुने होंगे तुम लोग, ठीक है। अच्छा ये बताओ बंध कितने प्रकार के होते हैं, 11वीं में पढ़े होगे ना, चौथा चैप्टर रासायनिक आबंध और उनका वर्गीकरण, ठीक है ना, रासायनिक आबंध वाला, और क्या बोलते हैं विभिन्न सिद्धांत दिया गया था, ठीक है। आबंध कितने प्रकार के होते हैं मुख्यतः, चलो बताओ। पहला होता है आपका विद्युत सहसंयोजी बंध, ठीक है, आणिक बंध बोलते हो जिसको जी, आदान प्रदान वाला नहीं, क्या है, आदान प्रदान वाला है ना, ठीक ठीक, आदान प्रदान वाला है, साझेदारी वाला नहीं है, ठीक है। तो पहला होता है आणिक बंध, दूसरा होता है क्या, सहसंयोजी बंध, तीसरा पढ़े थे उपसहसंयोजी बंध, चौथा क्या पढ़े थे, हाइड्रोजन आबंध, और पांचवा फिर वो तुम लोग गैस अवस्था वाला जो चैप्टर था ना, सॉरी द्रव्य की अवस्था है क्या, ठीक है, एक और चैप्टर में पढ़े थे वान डेर वाल बंध के बारे में, ठीक है। तो मुख्यतः कितने प्रकार का बंध पढ़े थे, 5 प्रकार का। मैं क्या बोल रहा हूँ, आणविक ठोस जो रहेगा उसमें जो अवयवी कण रहता है वो क्या रहता है, आपका अणु रहता है। और हम लोग वर्गीकरण किसके आधार पर कर रहे थे जी, देखो तो बंध के आधार पर कर रहे थे ना। तो ये जो आणविक ठोस रहता है इसमें कौन कौन सा बंध रहता है, वान डेर वाल बंध रहता है, वान डेर वाल बल बोल देते हैं जिसको, द्विध्रुव बंध रहता है, और तीसरा रहता है हाइड्रोजन बंध, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसमें अवयवी कण, इस प्रकार के ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो कैसे होते हैं, इसमें अवयवी कण अणु होते हैं, कौन होते हैं जी, अणु होते हैं, एक अणु होता है, एक परमाणु होता है और आयन होता है ना अवयवी कण। तो मैं बोल रहा हूँ इसमें कौन होता है, अवयवी कण अणु होता है, इसमें अवयवी कण अणु होता है, तथा इनके मध्य विभिन्न प्रकार के अंतर आणविक बंध, ठीक है, अलग अलग प्रकार के क्या, अंतर आणविक बल, जैसे कि विभिन्न प्रकार के अंतर आणविक बल, जैसे कौन कौन से विभिन्न प्रकार के अंतर आणविक बल है भाई, चलो तो बताओ। सबसे पहला बंध है क्या, वान डेर वाल बल, क्या है, वान डेर वाल बल, वान डेर वाल बल, लंदन बल भी बोल देते हैं, वान डेर वाल बल, ठीक है। और क्या होता है, द्विध्रुव बल, द्विध्रुव बल, तथा क्या बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं। आणविक ठोस क्या होता है, जिसमें अवयवी कण क्या होता है, अणु होता है, तथा उसके मध्य जो बल रहेगा, ठीक है ना, या बंध रहेगा, वो क्या क्या हो सकता है, वान डेर वाल बल होता है, ये तो द्विध्रुव बल होगा, ये तो क्या होगा, हाइड्रोजन बंध उपस्थित होगा। यहां तक समझ आया कि नहीं, आगे बढ़ जाएं, ठीक है। जैसे कि देखो और ध्यान से समझना, ये सभी कार्य करेंगे ना इनके मध्य, ठीक है। कौन कौन सा अंतर आणविक बल हो सकते हैं, वान डेर वाल, द्विध्रुव और क्या हो सकता है, हाइड्रोजन बंध, ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं बोलो मैं, आणविक ठोस फिर से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका क्या, अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है आपका, सबसे पहला अध्रुवीय आणविक ठोस, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। ये जो रहेगा ठोस, ध्यान से सुनना, ठीक है, ये जो ठोस रहता है इसमें जो अवयवी कण होता है ना, अवयवी कण क्या होता है, अणु होता है। मैं बोला हूं आणविक ठोस में अवयवी कण क्या होगा, अणु होगा। तो इसमें जो अवयवी कण रहेगा उसके अणुओं में ध्रुवणता नहीं पाया जाता, पोलैरिटी नहीं पाया जाता, मतलब वो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज में टूटता नहीं है। तो लिख सकते हैं इन ठोस में अवयवी कणों में ध्रुवण नहीं पाया जाता है। ध्रुवण बोले तो पोलैरिटी प्लस चार्ज माइनस चार्ज वाला कहानी, ध्रुवण नहीं पाया जाता है, इन ठोस में अवयवी कणों में ध्रुवण पाया नहीं जाता है, ठीक है। तथा ये जो अणु रहेंगे, तथा ये अणु आपस में किस बल द्वारा जुड़े रहेंगे जी, चलो बताओ। दुर्बल बंध रहेगा, तथा ये अणु आपस में क्या रहेगा, दुर्बल वान डेर वाल आकर्षण बल द्वारा, दुर्बल वान डेर वाल आकर्षण बल द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। यहां तक समझ आया कि नहीं, ठीक है। जो ठोस के अणु रहेंगे उनके मध्य में ध्रुवण पाया नहीं जाएगा, ध्रुवण नहीं पाया जाएगा, ये आपस में किसके द्वारा जुड़े रहेंगे, दुर्बल वान डेर वाल बल द्वारा। और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं,
चूंकि ध्रुवण नहीं पाया जा रहा है, इस कारण इन्हें ही क्या कहते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखते हैं भाई, एग्जाम्पल देखो, ठोस H2 हो गया, केवल हाइड्रोजन भस्म में प्लस चार्ज माइनस चार्ज जैसा पोलैरिटी आएगा, क्या अणु बोल रहा हूँ ना, अणु, ठीक है। ठोस H2 हो गया, ठोस Cl2 हो गया, ठोस I2 हो गया, समझ पा रहे हो नहीं? ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, अध्रुवीय आणविक ठोस के, किसके अंतर्गत आएंगे, अध्रुवीय आणविक ठोस इत्यादि लिख देते हैं। अब क्या क्या गुण हो सकता है तुम्हारा अध्रुवीय आणविक ठोस का, ये देखो क्या क्या गुण है भाई, ठीक है। पोलैरिटी पाया जा रहा है क्या, नहीं, यदि पोलैरिटी ही नहीं है तो चालक होगा क्या, विद्युत का, नहीं, तो ये विद्युत धारा के कुचालक होते हैं, ये विद्युत धारा के क्या होंगे जी, कुचालक, विद्युत धारा के कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज क्या लिख सकते हो, विद्युत धारा के कुचालक होगा, और क्या लिख सकते हो, इनके मध्य कैसा बंध पाया जा रहा था, वंडर वाल बल, क्या पाया जा रहा था, वंडर वाल बल, ठीक है। तो लिख सकते हो इनके मध्य वंडर वाल बल, वंडर वाल बल पाया जाता है। चूंकि जितना भी तुम्हारा, ध्यान सुनना, अध्रुवीय आणविक ठोस है, ठीक है ना, उसमें दुर्बल वंडर वाल आकर्षण बल है, इस कारण इसका जो गलनांक और कथनांक का मान रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, उनका मान क्या रहता है, कम रहता है। तो तीसरा लिख सकते हो MP व BP, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मान क्या होता है, निम्न होता है, मान निम्न, ठीक है ना, लो रहता है जी, निम्न होता है, ठीक है। चलो इतना छापो तो पहले, ठीक है। हमेशा क्या करेंगे हम लोग, पहले ऐसा लिखते जाएंगे जी, ठीक है, और याद भी साथ ही साथ करते जाएंगे। अच्छा, एक चीज और याद रखना, जो ये तुम्हारे जो अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं ना, ये सामान्य ताप पर, सामान्य ताप या दाब की स्थिति में, दाब की स्थिति में, ये सामान्य ताप, ये दाब क्या रहता है जी, सामान्य ताप क्या है तुम्हारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दाब क्या होता है 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। सामान्य ताप या दाब पर क्या होते हैं, की स्थिति में क्या होते हैं, द्रव या गैस होते हैं, द्रव या गैस होते हैं। मतलब ये जो तुम्हारा ठोस H2 है, ठोस Cl2 है, ठोस I2 है, नॉर्मल टेम्परेचर पर तुमको देखने को मिलेगा क्या, नहीं, ठीक है। आगे बढ़ें, क्या देख लो भाई एक बार, आणविक ठोस पढ़ें। आणविक ठोस क्या होता है, जिसमें अवयवी कण अणु होते हैं, इसके मध्य विभिन्न प्रकार का अंतर आणविक आकर्षण बल होता है, जैसे वंडर वाल बल हो सकता है, द्विध्रुव बल हो सकता है, हाइड्रोजन बंध हो सकता है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े आणविक ठोस का प्रकार, पहला प्रकार पढ़ा था अध्रुवीय आणविक ठोस, इसमें जो अवयवी कण रहते हैं अणु, वो अणु जो रहता है वो क्या होता है, अध्रुवीय होता है, मतलब उसमें ध्रुवण पाया नहीं जाता, ध्रुवण नहीं पाया जाता, तथा आपस में क्या रहता है, दुर्बल वंडर वाल बल द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, इस कारण इसे क्या बोलेंगे, अध्रुवीय आणविक ठोस, ठीक है। फिर उसका क्या देख ले, उदाहरण, उसके बाद क्या देखे, गुण। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग किसके बारे में, ध्रुवीय आणविक ठोस, इतना तो पढ़ डाले हो गए। चलो भाई देखते हैं, ये आपको मिटा देता हूँ भाई मैं और लिख देते हैं, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं किसके बारे में, ध्रुवीय आणविक ठोस, ठीक है ना। इसमें जो ये इस प्रकार का जो ठोस है ना, इसमें जो अवयवी कण होंगे वो क्या होंगे, ध्रुवीय होंगे, और अणुओं के मध्य प्रबल द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, देखो इसमें उपस्थित अवयवी कण, उसमें अध्रुवीय था तो इसमें क्या होगा, ध्रुवीय, इसमें उपस्थित अवयवी कण ध्रुवीय होता है, अर्थात तथा लिखा, ध्रुवीय होता है, अर्थात देखो ध्रुवीय होता है मतलब प्लस चार्ज और माइनस चार्ज वाला खा नहीं आएगा, ठीक ना। इसमें उपस्थित अवयवी कण क्या होता है, ध्रुवीय होता है, तथा इनके मध्य प्रबल द्विध्रुव आकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल लगता है भाई। देखो तो जैसे कि HCl, देखो ठोस HCl का बात कर रहा हूँ ना, इसमें प्लस चार्ज ये माइनस चार्ज, एक और इसके समीप होगा ना HCl, एक ही ठोस होता है क्या, नहीं, बहुत सारा रहेगा ना, बोतल में है जी, ठोस है जी, ठोस में अवयवी कण क्या रहता है, पास, ये एक अवयवी कण है, ये दूसरा है, समझ रहे हो ना। तो देखो ये प्लस चार्ज और माइनस चार्ज में पोलैरिटी तो है, ध्रुवणता तो है, और देखो क्या बोल रहा है, द्विध्रुव आकर्षण बल, यहाँ पास द्विध्रुव होने के कारण यहाँ पास माइनस चार्ज है, तो इसमें क्या है प्लस, तो ये आपस में आकर्षित होंगे,
समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो इस प्रकार से क्या रहता है तुम्हारा ध्रुवीय आणविक ठोस रहता है। यहां तक क्लियर है कि नहीं? ध्रुवीय आणविक ठोस किसे कहते हैं, समझ आ गया? ठीक है, जिसमें अवयवी कण क्या होता है, ध्रुवीय होता है तथा उसके मध्य कैसा पाया जाता है, प्रबल द्विध्रुव आकर्षण बल। एग्जाम्पल लिख लो तो, ठोस HCl अभी बताया, और क्या लिख सकते हो, ठोस CO2 नहीं SO2, ठोस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे बढ़ूं? ठीक है, अच्छा इसके बारे में देख लो तो गुण क्या क्या हो सकते हैं। कमरे के ताप पर कभी ठोस HCl देखे हो रही? ठीक है, तो क्या होगा, कमरे के ताप पर कोई देखे हो क्या? नहीं देखे हो ना? ठीक है, चलो सुनो, कमरे के ताप पर, ठीक है ना, कमरे के ताप पर यह द्रव या गैस अवस्था में होते हैं, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पर इस प्रकार का ठोस मिलना संभव नहीं है। यहां तक समझ आया कि नहीं? अच्छा एक चीज और याद रखना, चूंकि वांडर वाल बल सबसे दुर्बल होता है, उससे थोड़ा सा ज्यादा प्रबल होता है क्या, आपका द्विध्रुव आकर्षण बल। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, अध्रुवीय आणविक ठोस की अपेक्षा, ध्यान से समझना, अध्रुवीय आणविक ठोस की अपेक्षा क्या होता है, थोड़ा सा प्रबल होता है, तो इसका जो गलनांक और कथनांक का मान आएगा, ठीक है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा ऊंचा रहेगा किससे, अध्रुवीय आणविक ठोस से। ठीक है, तो क्या लिखोगे, अध्रुवीय आणविक ठोस से इसका गलनांक व कथनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक व कथनांक क्या होगा जी, अधिक होता है, अधिक होता है। यहां तक समझ आया कि नहीं? पहला गुण समझ आया, दूसरा गुण समझ आया। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा ये भी प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, तो ये विद्युत धारा के क्या होंगे, कुचालक होंगे। तो लिख सकते हैं भाई तीसरा, ये मुलायम तथा विद्युत धारा के कुचालक होते हैं, ये था विद्युत धारा के कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं। पेपर में यदि आ गया क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, उसको वर्गीकृत कीजिए, तो तुम लोग इस तरीके से लिखना। ठीक है, कई बार ऐसा भी आ जाता है जैसे त्रैमासिक और अर्धवार्षिक में आता है, ठीक है ना, आपका क्या बोलते हैं क्वार्टरली और हाफ ईयरली में कैसा आ जाता है कि अध्रुवीय आणविक ठोस किसे कहते हैं तथा इसके गुण के बारे में बताइए, ध्रुवीय आणविक ठोस किसे कहते हैं इसके गुण के बारे में बताइए। तो ऐसा छोटा छोटा पॉइंट लिखना, 2 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा भी तो। ठीक है, ये समझ आया कि नहीं, लिख लिया कि नहीं? आगे बढ़ जाऊं मैं? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। ठीक है, मिटा रहा हूं जी, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। अभी किसके अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं, आणविक ठोस के अंतर्गत ही ना। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, आणविक ठोस। ठीक है भाई, देखते हैं भाई क्या होता है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। ठीक है, देखो हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस क्या होगा, ये जो ठोस रहेगा, देखो सबसे पहले देखो हाइड्रोजन बंध क्या होता है। जब हाइड्रोजन किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ जुड़ा रहता है, प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे फ्लोरीन है, तो वह अपने समीप स्थित किसी अन्य प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ जो दुर्बल बंध का निर्माण करता है, जैसे कि ये हाइड्रोजन था, वो अपने समीप स्थित किसी अन्य प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ जुड़ा हुआ था, तो ये अपने आसपास स्थित किसी अन्य प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ कैसा बंध बनाएगा, दुर्बल बंध बनाएगा। तो ये जो दुर्बल बंध रहेगा इसी को ही हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बंध। तो मैं क्या बोल रहा हूं, तुम लोगों को ध्यान से समझने का कोशिश करना। क्या बोल रहा हूं, देखो इसमें जो अवयवी कण रहेंगे ना, ठीक है, ध्यान से समझना, पहले लिख लेते हैं उसके बाद समझाते हैं। इन ठोसों में अवयवी कण, ठीक है, अवयवी कण ऐसे अणु होते हैं, ऐसे अणु, ठीक है, कैसे अणु होते हैं भाई, ऐसे अणु होते हैं, ठीक है, जिसमें एक क्या रहता होगा, प्रबल विद्युत ऋणात्मक, ठीक है ना, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जो रहेगा ना, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु एक प्रबल उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ जुड़ा होता है, तत्व के साथ जुड़ा होता है।
जुड़ा होता है तथा इनके मध्य आपस में, ठीक है ना, तथा जो अणु रहेगा प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या क्या हो सकता है जी, उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, इन सब से जुड़ा रहेगा, हाइड्रोजन, ठीक है ना, फोन करके याद रख लो, ठीक है, तत्व के साथ जुड़ा होता है तथा ये आपस में क्या बंध बनाते हैं, तथा ये आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो ठोस NH3 एग्जांपल देखते हैं भाई, ठोस NH3 ध्यान से समझो, ये नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये ऐसा ऊपर में रहता है लोन पेयर, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन आपका प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ जुड़ा है, ये अपने समीपवर्ती किसी अन्य प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ क्या बनाएगा, दुर्बल बंध। ये क्या बंध बना लिया, हाइड्रोजन बंध बना लिया जी। ध्यान से देखो ये NH3 है, अमोनिया है, NH3 है, तो इसमें जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ जुड़े है, देखो तो प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ, तथा यह अपने समीप स्थित किसी अन्य प्रबल विद्युत ऋण तत्व, ये नाइट्रोजन है, इसके साथ क्या बना लिया, जो दुर्बल बंध बना लिया, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं जी, आपका हाइड्रोजन बंध, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बंध बोलते हैं। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं। तो जैसे ठोस NH3 हो गया आपका, H2O जो रहता है ठोस वाला, H2O ठोस बर्फ जी, ठीक है ना, ठोस हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, आपका हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस के अंतर्गत। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं, आगे बढ़ जाऊँ, ठीक है। ये भी क्या होगा, विद्युत का कुचालक होगा। अभी तक जितना भी तुम लोग आणविक ठोस पढ़ रहे हो सभी के सभी क्या है, विद्युत के कुचालक हैं भाई। तो लिख लेते हैं, गुण लिखते हैं भाई, गुण। विद्युत धारा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, विद्युत धारा के कुचालक होते हैं। और क्या लिख सकते हो जी, दूसरा चीज, एक चीज ये देना, विद्युत धारा के कुचालक होते हैं तो होते हैं, इसके साथ ये जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रहेगा सबसे ज्यादा देखो, ठीक है। दुर्बल बंध दो प्रकार का होता है, एक हाइड्रोजन बंध होता है, एक वंडर वाल बंध होता है, ठीक है ना। तो इन दोनों दुर्बल बंधों में भी सबसे ज्यादा प्रबल कौन होगा, हाइड्रोजन बंध, ठीक है। तो याद रखना, चूंकि हाइड्रोजन बंध, ठीक है ना, वंडर वाल बल से क्या होता है, प्रबल होता है, वंडर वाल बल से प्रबल होता है, अतः ध्रुवीय तथा अध्रुवीय आणविक ठोस से, ध्रुवीय तथा अध्रुवीय आणविक ठोस से, अध्रुवीय आणविक ठोस से भी अधिक गलनांक व कथनांक किसका होगा जी, किसका होगा, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस का व कथनांक इनका होता है, ठीक है। हाइड्रोजन बंध क्या होता है, जो उपरोक्त दोनों बंध पढ़े थे ना, उनसे भी ज्यादा क्या होता है, इससे भी ज्यादा प्रबल होता है, इससे भी ज्यादा होता है, ठीक है। वंडर वाल किस में पाया जा रहा था, अध्रुवीय में पाया जा रहा था, अरे किस में पाया जा रहा था, ध्रुवीय में। सबसे कमजोर कौन सा था जी, ये वाला था, इस कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम था, इसका क्या रहेगा, थोड़ा सा मीडियम, और सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आबंधित वाला क्या रहता है, क्लियर है कि नहीं। ऐसे करके कंपेयर करना, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आणविक ठोस में किसका होता है, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस का। क्लियर है कि नहीं, तीनों का तीनों प्रकार क्लियर हो गया ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ लिए, आणविक ठोस। आणविक ठोस में क्या होता है, अवयवीकरण अणु होता है जी, ठीक है। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, आयनिक ठोस के बारे में, ठीक है। चलो भी देखते हैं, आणविक ठोस तो हो गया आपका, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अच्छा आज के लिए ज्यादा हो जाएगा क्या,